मेश्राम साहब, नायक वन में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ में बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब नायक वन में आए हुए हैं। मेश्राम साहब, आप 26 जनवरी से भारत यात्रा निकाल रहे हैं। ये किस मकसद से निकाल रहे हैं सर? आप लोगों को याद होगा कि ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा हमने कश्मीर से कन्याकुमारी चलाई थी। तो अभी हम लोग ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा पार्ट 2 26 जनवरी 2023 से शुरू करने का अनाउंसमेंट हम लोग कर रहे हैं और कर दिया गया है। और वो 26 जनवरी 2024 तक ये परिवर्तन यात्रा 365 दिन तक चलती रहेगी। ईवीएम में बहुत सारे सुधार हुए हैं। इन सारे सुधार होने के बावजूद भी ईवीएम से संबंधित बहुत सारी समस्याएं बरकरार है। इसलिए हम लोग ईवीएम का भंडाफोड़ करने के लिए ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा पार्ट 2 शुरू कर रहे हैं, ताकि लोगों को इसके संबंध में जागृत किया जा सके और लोकतंत्र की हत्या होने से बचाया जा सके। ये हमारा मकसद है। तो ये पार्ट 1 में जब आपने निकाला था परिवर्तन यात्रा, तभी मकसद पूरा नहीं हुआ था। अभी आप दूसरा पार्ट 2 जैसे कोई सीरियल चल रहा हो उस तरह से कर रहे हैं सर? क्योंकि जब हमने परिवर्तन यात्रा निकाली थी पहली बार, तो उसमें ईवीएम भंडाफोड़ से संबंधित बहुत सारी बातें लोगों को बताई थी। तो पहली बार सारे देश भर में ईवीएम से संबंधित बहुत सारी भयंकर बातें लोगों को मालूम हुई थी। जी सर। और इसकी वजह से शासक वर्ग को इस असंतोष को दबाने के लिए उनमें सुधार करने का बहुत सारा नाटक करना पड़ा। और वो किस तरीके से नाटक किया और किस तरह से आईवॉश करने का काम किया, और इसमें भारत का जो शासक वर्ग है, चुनाव आयोग है, इन लोगों की इसमें क्या भूमिका है, ये सारी विस्तार से सबूतों के साथ बताया जाएगा साहब। ये बहुत सारी जानकारी उपलब्ध है। ये जो ईवीएम है, लेकिन ईवीएम के बारे में तो कोई बोलता नहीं। अभी भारत के अंदर राहुल गांधी जी भी अपनी यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं, और आपकी यात्रा भी चलेगी। और अभी अपना गृह मंत्री अमित शाह वो भी यात्रा शुरू कर रहे हैं। तो आपकी यात्रा में उनकी यात्रा में क्या अंतर रहेगा? नहीं, वो तो कांग्रेस और बीजेपी और कांग्रेस ईवीएम और ईएमएम के घोटाले से संबंधित वो फायदा उठा चुके हैं। 2004 से लेकर 2014 तक, मतलब 2014 तक कांग्रेस इसका फायदा उठा चुकी है, और 2014 से 2019 तक, तो लगभग 24 तक, ये आने वाले समय में आगे तक बीजेपी ने फायदा उठा लिया है ईवीएम में घोटाला करके चुनाव जीतने का। तो इस वजह से ये लोग इसके बारे में विरोध में बोलने वाले नहीं हैं। इस देश का मूल निवासी बहुसंख्यक समाज है, उन लोगों के लिए लोकतंत्र बहुत ज़्यादा जरूरी है, और इसलिए उस लोकतंत्र को बचाना बहुत जरूरी है। तो मैं ईवीएम मशीन के विरोध में नहीं हूँ। ईवीएम मशीन में जो बहुत सारी बातें और बहुत सारी बातें घोटाला करने के लिए अनुकूल है, उस अनुकूल बातों के आधार पर ये घोटाला किया जाता है।
उसका भंडाफोड़ करने के लिए, उसका पर्दाफाश करने के लिए हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं। तो ये बात जानना जरूरी है। मेश्राम साहब, आपके फॉलोअर्स, जैसे कि आपका पेज चलता है वामन मेश्राम पेज, उसमें भी कुछ 6 से 7 लाख फॉलोअर्स हैं। आपका MNTV सोशल मीडिया जो है उसके भी फॉलोअर्स कुछ 5 से 6 लाख हैं। जब ये फॉलोअर्स ही आप बोलते हैं कि नेशनल टीवी आपको नहीं दिखाता है, लेकिन सोशल मीडिया तो आपके हाथ में है, तो आपके फॉलोअर्स क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? आपके फॉलोअर्स इतने कम क्यों हैं? और इतने फॉलोअर्स कम होने के बाद आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि 30 में आपकी सत्ता, आपके लोगों के जब तक आपका लोग नहीं चाहेंगे तब तक दूसरे लोग कोई सत्ता पर नहीं आएंगे? ऐसा आप कैसे कह सकते हैं सर? ये जो सोशल मीडिया के डाटा और सोशल मीडिया के जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, यदि ये बात सही है तो इसके बारे में हम अपने एक्सपर्ट्स लोगों की टीम इसमें लगाएंगे और इस मामले को उठाया जाएगा और ये उन कंपनियों के सामने भी उठाया जाएगा और ये आवश्यकता पड़ी तो इसको सुप्रीम कोर्ट में भी उठाया जाएगा। मेश्राम साहब, अभी परसों 1 तारीख को भीमा कोरेगांव का जो बड़ा कार्यक्रम विजय दिवस मनाया गया और बहुत ही सफलतापूर्वक आप लोगों ने वो कार्यक्रम मनाया, लेकिन जब आपका उस दिन पूरा दिन जो नेटवर्क बंद रहा और उसके कारण लाइव तो आपका कार्यक्रम नहीं हुआ, लेकिन बाद में जब 9:30 बजे के बाद आपका कार्यक्रम जब आपका पेज के ऊपर से लाइव किया गया तो काफ़ी सारे ब्राह्मणों ने आपको अरेस्ट वामन मेश्राम इस तरह से प्रचार किया और ट्विटर पे ट्रेंड भी चलाया। तो मेश्राम साहब, अभी जो ये सब कुछ चल रहा है तो उसके पीछे आप क्या कहना चाहते हैं? स्वाभाविक है कि हम लोग जो है हमारी विजय गाथा का कार्यक्रम कर रहे हैं जिसमें ब्राह्मण और उनके पुरखों को पराजित किया गया है, तो उस पराजय की कहानी हम हर साल मनाते हैं, हमारी विजय गाथा हम हर साल मनाते हैं। तो ये बात ब्राह्मणों को अच्छी नहीं लगती है, तो इसलिए वो अरेस्ट करने की बात करते हैं। तो स्वाभाविक है उनको इसका दर्द होता होगा तो वो ऐसा कहते हैं। तो अगर मैं कोई कानून का या संविधान का उल्लंघन करता हूँ तो पुलिस को मुझे अरेस्ट करना चाहिए। वो लोग ऐसा कहते हैं कि उनके देवस्थ जो राम है उसके बारे में आप भद्र टिप्पणी करते रहते हैं, तो आपका कहना है कि एक राम उनका है और एक राम बोधिस्व राम है, दशरथ जातक, ये क्या मामला है? ये बुद्ध के प्रवचन में दशरथ जातक की कथा आती है। उसके कई शतकों के बाद रामायण और महाभारत लिखी जाती है जी। तो इससे ये बात हिस्टोरिकली प्रमाण हो जाती है कि दशरथ जातक की चोरी रामायण लेने वाले और महाभारत लिखने वाले लोगों ने की है और इसके हमारे पास दस्तावेजी प्रमाण है। तो हम लोग जो मैं कह रहा हूँ वो राम के बारे में नहीं कह रहा हूँ। अच्छा। मैं कह रहा हूँ ब्राह्मणों ने दशरथ जातक की चोरी की, ये कह रहा हूँ। अच्छा। दशरथ जातक में राम बोधिसत्व राम है जी। जब मैं राम को बोधिसत्व राम दशरथ जातक में कह रहा हूँ तो मैं बदनामी थोड़ी कर रहा हूँ, मैं केवल हिस्टोरिकल सबूत पेश कर रहा हूँ। एक बात कि ये इतिहास है दशरथ जातक का जिसमें राम को बोधिसत्व राम दिखाया गया है। ईसा पूर्व 185 को सम्राट गुरुदत्त मौर्य की हत्या की गई जी। उसके बाद में रामायण महाभारत लिखा गया। सारी दुनिया के हिस्टोरियन इस बात को मानते हैं। यदि ये बात सच माना जाता है तो इस हिसाब से दशरथ जातक की चोरी करके रामायण लिखा गया, ये मेरा कहना है। और ये राम की बदनामी करने का मुद्दा नहीं है, ये ब्राह्मणों ने दशरथ जातक की चोरी की।
तो इसमें ब्राह्मणों का मुद्दा है कि ब्राह्मण जो है वो हिस्टोरियन नहीं है, या ब्राह्मण जो है बड़े काव्य लेखक नहीं है, बल्कि ब्राह्मण जो है वो चोर और महाचोर है। ये मेरा कहना है। आप ब्राह्मणों का क्यों विरोध कर? इसमें मैं राम की बदनामी कहीं पर भी नहीं कर रहा। लेकिन सर आप ब्राह्मणों का मगर विरोध क्यों कर रहे हैं? ब्राह्मण जब ऐसा कहते हैं कि मैं राम की बदनामी कर रहा हूँ, तो उसका कारण ये है कि वो ये कह नहीं सकते कि हमने दशरथ जातक की चोरी करके रामायण लिखी, इसलिए वामन मेश्राम को अरेस्ट किया जाए। ये कह नहीं सकते जी। इसलिए मैं राम की बदनामी कर रहा हूँ, ऐसा कह रहे हैं। मैं राम की बदनामी करने का कोई मुद्दा आज तक कहा नहीं, ना आगे कहूँगा। क्यों? क्योंकि जो बात तर्क संगत, तथ्य संगत है, उतनी ही बातें मैं कहने का आदी हूँ। तो आप मतलब तो फिर ब्राह्मणों का विरोध क्यों करते हैं? ऐसा उन लोगों को लगता है कि आप ब्राह्मणों का भी विरोध करते हैं। आप ब्राह्मणों का विरोधी? उसके 2-3 प्रमुख कारण हैं। जी। पहली बात तो ये है कि ब्राह्मण जो है डीएनए के अनुसार, ये वैज्ञानिक शोध है, रिसर्च है, ब्राह्मण भारतीय नहीं है। ओके। उनका डीएनए यूरेशियन लोगों से मिलता है। और ब्राह्मणों ने आज़ादी का आंदोलन चलाया, नेतृत्व किया, जवाहरलाल नेहरू उसमें प्रमुख थे। उन्होंने कहा कि भारत पर विदेशियों को राज करने का अधिकार नहीं है। इसी सिद्धांत के अनुसार यूरेशियन ब्राह्मणों को भी भारत पर राज करने का, मूल्यवासियों पर राज करने का अधिकार नहीं है। सही। हम इस सिद्धांत के आधार पर इसका विरोध कर रहे हैं। ये ब्राह्मणों को ये अधिकार नहीं है। दूसरी मूलभूत और मौलिक बात है कि ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, आदिवासियों का सेग्रीगेशन, महिलाओं की दास्ता, शूद्रत्व पिछड़े वर्ग पर थोपना, घुमंतु जातियों को बहिष्कृत करना, ये सारे भयंकर अपराध हजारों साल पहले किए। लेकिन ब्राह्मण तो ऐसा कह रहे हैं कि हम तो यहाँ के मूलवासी हैं। 2207 साल पहले उन्होंने ये बनाई व्यवस्था, और आज तक वो इस देश के मूल्यवासियों को गुलाम बनाकर रखने के लिए ये षड्यंत्रकारी व्यवस्था उन्होंने बनाई। इस वजह से मैं उनका विरोध कर रहा हूँ। ब्राह्मण लोगों की खेती मेरे खेती से लगी है। उनके ढोर डंगर मेरे खेती में आकर चरते हैं, मेरे ढोर डंगर ब्राह्मणों के खेती में जाके चरते हैं। इस वजह से मेरा और ब्राह्मणों का झगड़ा होता है। ये ऐसा कोई झगड़ा नहीं है। मैं कोई फिजिकली ब्राह्मणों को धरो, बांधो, पकड़ो, मारो, हत्या करो, ऐसा कभी किसी बात का मैं प्रचार नहीं करता हूँ, न समर्थन करता हूँ। लेकिन मैं इस बात का प्रोपेगेंडा नहीं करता हूँ कि ऐसा करो। वो अपने लोगों को, हमारे लोगों ने आज तक किसी ब्राह्मण को धरा हो, बांधा हो, पीटा हो, मारा हो, हत्या की हो, ऐसा कोई सबूत उपलब्ध नहीं है। मगर ब्राह्मणों के द्वारा ऐसा प्रचार मुसलमानों के विरोध में किया जाता है, और उन्होंने जो व्यवस्था बनाई उसकी वजह से करोड़ों लोगों की, हमारी SC ST OBC कुर्मी मराठा लोगों की हत्या हुई है, और आगे भी होने वाली है। ये जब तक बरकरार रहेगी। इस वजह से इस भयंकर गुलाम बनाने वाली इस व्यवस्था का हम घोर विरोध करते हैं। इसके लिए हम लोग विरोध करते हैं। लेकिन ब्राह्मण इस देश में इसको समाप्त करने का आंदोलन चलाने के बजाय इस गुलाम बनाने वाली व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए तमाम कोशिशें आज भी कर रहे हैं। मेश्राम साहब, आप मेरी बात को सुन नहीं रहे हैं। मैं कहना चाहती हूँ, ब्राह्मण तो ऐसा कह रहे हैं कि हम इस देश में पहले से ही है, बाहर से आए ही नहीं, हम मूल निवासी है। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? इसमें डीएनए के अनुसार ऐसा कहा जा रहा है। डीएनए के अनुसार, डीएनए एक वैज्ञानिक शोध है, उसके अनुसार ये कहा गया कि यूरेशियन लोगों का डीएनए और ये जो लोग हैं, इन लोगों का डीएनए विदेशी है। अच्छा, मेश्राम साहब, अभी एक आखिरी प्रश्न है आपके संगठन से लगा हुआ।
आप कहते हैं कि मुझे आंख बंद करता हूं और मुझे मालूम पड़ जाता है सारी बातों का। तो जब आपके संगठन में टूट-फूट हुई तो उसकी जानकारी आपको पहले से क्यों नहीं हुई? इससे 5 अप्रैल को ये टूट-फूट किया इन लोगों ने, तो तब तक आप क्या कर रहे थे मेश्राम तो साहब? उसके पहले ही मुझे मालूम हो गया था हाँ। और उसी के लिए डॉक्टर विलास खरात को मातंग को मिलने के लिए भेजा था। उसी के लिए तो भेजा था, वो बात जो है उसी के लिए भेजा था। और उसके बाद ही तो मातंग ने 5 अप्रैल को तोड़फोड़ करने का कार्यक्रम बनाया। तो आपसे कोई मुलाकात हुई क्या मातंग की और आपकी रूबरू कोई बात हुई क्या, ये टूट-फूट होने से बाद या पहले कभी? वो तो उत्तर प्रदेश में से कई बार भाग चुका है, भगोड़ा आदमी है वो। और अभी भी वो लोग भगोड़ा आदमी थोड़ी मिलता है। और आपका बामसेफ का संगठन का नाम लेकर वो लोग काम कर रहे हैं, तो आपका संगठन बामसेफ तो रजिस्टर्ड बामसेफ है, तो वो लोग बामसेफ का नाम लेकर ये जो बड़े बड़े कार्यक्रम कर रहे हैं, कोई आता नहीं ये सही बात है, लेकिन कार्यक्रम फिर भी करते हैं और फंड भी वो लोग लोगों को गुमराह करके लाते हैं। तो उसके लिए आप इस नायक वन से क्या मैसेज छोड़ना चाहते हैं मेश्राम साहब? कल्याण में जब उन्होंने बामसेफ का राष्ट्रीय अधिवेशन बामसेफ का नाम लेकर करने की कोशिश की, तो हमने वहाँ पुलिस चौकी में इसकी कंप्लेंट की और सारे दस्तावेजी सबूत जो है पुलिस वालों को दिए। पुलिस वालों ने हमारी बात को स्वीकार किया और उनको बामसेफ के नाम पर अधिवेशन करने के लिए मना किया। उसका सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमारे पास है। हमने उनको बामसेफ के नाम पर अधिवेशन करने के लिए अलाउ नहीं किया और बल्कि पुलिस स्टेशन के द्वारा ऑर्डर निकाल कर पाबंदी लगाई। मतलब बामसेफ के नाम से वो लोग कोई कार्यक्रम नहीं ले सकते इस तरह से? ऐसा कल्याण में हमने नहीं होने दिया। अच्छा, नहीं होने, लेकिन आगे वो लोग करेंगे तो क्या आगे करेंगे? वो करेंगे तो आगे जब करेंगे तब देखा जाएगा। अच्छा मेश्राम साहब, एक आखिरी क्वेश्चन है। अभी उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव में ओबीसी के आरक्षण को नहीं दे रहे हैं, तो इसके लिए आपका संगठन की भूमिका क्या रहेगी? हमने 9 तारीख को उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश बंद का इसके विरोध में ऐलान किया ताकि ओबीसी के लोगों को न्याय मिल सके। तो सारी शक्ति जो है लगाकर हम उत्तर प्रदेश बंद कर रहे हैं इसके विरोध में। ये एक षड्यंत्र है आरएसएस भाजपा का। वो ऐसा प्रचार कर रहे हैं कि हमने न्याय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में गए, मगर सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में ही निर्णय दिया था। 2022 में उत्तर प्रदेश की सरकार को पता नहीं है, तो इतने नालायक तो वो है नहीं। ऐसा तो नहीं कहा जा सकता उत्तर प्रदेश सरकार चलाने वाले भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग नालायक है। जी सर। तो वो उनको मालूम था, जानबूझकर उन्होंने ऐसा किया। अच्छा, अभी हाईकोर्ट ने निर्णय दिया कि नहीं, बगैर रिजर्वेशन के चुनाव कराओ। अब उनको इस बात का डर लग रहा है कि ये सारा आरोप हमारे ऊपर आएगा जी। और ओबीसी के लोग हमारे विरोध में चले जाएंगे और इससे हमारे राजनीतिक बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट में गए। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय इसी तरह से बरकरार रखा तो वो प्रचार करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, हम क्या करें। सुप्रीम कोर्ट के बहाना करेंगे और सुप्रीम कोर्ट के पीछे छुपेंगे। तो इसलिए ये एक षड्यंत्र है इन लोगों का, आरएसएस का, भाजपा का, 52% ओबीसी के लोगों को अधिकार वंचित करने का। इसलिए हम लोग इसके विरोध में हैं और इसके लिए उत्तर प्रदेश बंद कर रहे हैं। अच्छा, उसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा को आप लोग साथ समर्थन दें? उनको भी आमंत्रण दे रहे हैं और हम सभी लोग लगभग 87 ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मिलकर कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में जो अलग अलग प्रकार के सामाजिक संगठन है